हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। हमने क्लास 9th के फाउंडेशन कोर्स में काइनेमेटिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सपोर्टिव ज्ञान में। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। माने कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो टोटल मूवमेंट वो जितना परफॉर्म करेगा उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कोई पार्टिकल पहले ए पॉइंट पर था और मूव करके बी पॉइंट पर पहुंच गया। इस तरह से पहले ए से सी गया, फिर सी से बी गया। ए से सी का डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, सी से बी का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। तो टोटल मूवमेंट कितना परफॉर्म किया? 3 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, तो टोटल मूवमेंट वो 5 किलोमीटर का ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस हो जाएगा कितना? डिस्टेंस हो जाएगा सिंपली जितना मूवमेंट टोटल परफॉर्म किया, यानी कि 5 किलोमीटर। इनिशियल पॉइंट ए था, फाइनल पॉइंट बी था, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? यही शॉर्टेस्ट पाथ होगा ए से बी के बीच में। तो ये ए से बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना किलोमीटर हो जाएगा? √3 स्क्वायर 9 प्लस 2 स्क्वायर 4, मतलब √13 किलोमीटर क्या हो जाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो सिंपल डिस्टेंस टोटल मूवमेंट परफॉर्म करता है वो होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। भी फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहला है एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। हम पहले स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। अगर किसी क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड है तो ऐसे क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, और किसी क्वांटिटी के पास, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन है तो ऐसे क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या हो गया? डिस्टेंस। इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, हम सिंपली स्केलर क्वांटिटी को न्यूमेरिकली ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई पूछ दे कि 2 किलोमीटर ए गया फिर 3 किलोमीटर गया, तो टोटल डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल किया? हम कहेंगे कि टोटल डिस्टेंस वो 5 किलोमीटर ट्रेवल किया। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को हम न्यूमेरिकली नहीं ऐड करते हैं, इसको हम अलजेब्रिकली नहीं ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड करने के लिए वेक्टर एडिशन को फॉलो करना पड़ता है। जैसे अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। जैसे हम कोई पार्टिकल ए है और कोई पार्टिकल ये बी पोजीशन पे गया, ए से बी पोजीशन पे गया, तो हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले इनिशियल पोजीशन लिखेंगे उस पार्टिकल का, फिर फाइनल पोजीशन लिखेंगे और ऊपर एरो का साइन देंगे। तो ये ए बी वेक्टर हमको रिप्रेजेंट किया। ए से स्टार्ट किया, ए इनिशियल पोजीशन है और बी उसका ये इनिशियल पोजीशन है और बी इसका फाइनल पोजीशन है। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कोई भी वेक्टर का। तो ये ए बी कौन सा वेक्टर हो गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, क्योंकि ए बी की तरफ गया है। तो इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है। ठीक है, तो हम कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? मोड दे देंगे, मोड ऑफ ए बी वेक्टर दे देंगे। इसका क्या मतलब होता है? मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है ये मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे वेक्टर से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं वेक्टर एडिशन के बारे में। सबसे पहला कि कोई
पार्टिकल ए है वो बी की तरफ गया, फिर सी की तरफ गया, तो ए पहले ए बी गया, फिर ए सी गया, ये पॉइंट सी है, ठीक है। पहले ए बी गया, फिर बी से सी की तरफ गया, तो हम एरो दिखा रहे हैं सिर्फ ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि वो गया कितना। तो ए हमको निकालना है कि ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर कितना होगा, हमको ऐड करना है। तो हम तो ऐड ऐसे ही नहीं कर सकते, हमको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको वेक्टर एडिशन का फॉलो करना पड़ेगा। तो वेक्टर एडिशन में एक लॉ होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको हम फॉलो करेंगे। इसके लिए हमको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो ट्रायंगल बनाने के लिए हम सी वेक्टर को ए वेक्टर से कनेक्ट करेंगे, सी वेक्टर को ए वेक्टर से कनेक्ट करेंगे, और हम कहेंगे कि कोई भी अगर हम लूप में ट्रेवल करते हैं, कोई भी लूप में हम ए पोजीशन से जाएंगे और ए पोजीशन पर फिर से आ जाएंगे, तो सारा का वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है, तो क्या हो जाएगा, उन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तो वही रूल को हम फॉलो करेंगे। हम सबसे पहले ए पॉइंट से चलेंगे, फिर यहाँ से घूम के फिर ए पॉइंट पे आएंगे। तो ए से बी गए, तो ए से बी गए तो सबसे पहले ए बी वेक्टर रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। फिर बी से सी गए, तो बी से सी गए तो प्लस बी सी वेक्टर रिप्रेजेंट हो गया, प्लस सी से ए गए तो सी ए वेक्टर रिप्रेजेंट हो गया, और सब का सम क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमको निकालना था कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर क्या होगा, माइनस ऑफ सी ए वेक्टर, ठीक है। ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ सी ए वेक्टर। तो ये हमारा कंक्लूजन आया कि अगर हमको ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर को ऐड करना है तो हमको डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वो ए सी वेक्टर के बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ सी ए वेक्टर के बराबर होगा। अब माइनस सी ए वेक्टर किसके बराबर होगा, ये हम देखते हैं। तो जैसे ए बी वेक्टर का मतलब क्या है, ए बी वेक्टर का मतलब होता है कि इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है। ए बी वेक्टर का क्या मतलब हो गया, इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है। तो बी ए वेक्टर का क्या मतलब होगा, तो बी ए वेक्टर का मतलब हो गया कि बी से ए की तरफ गए हैं, पहले ए से बी की तरफ गए हैं, फिर बी से ए की तरफ गए हैं। तो इनिशियल पोजीशन बी है, फाइनल पोजीशन ए है। तो ए बी वेक्टर बराबर क्या हो गया, ए से बी की तरफ गया है, एक बी से ए की तरफ गया, तो दोनों एक दूसरे के कौन सा डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक को प्लस हम पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे, तो दूसरा को क्या हो जाएगा, माइनस डायरेक्शन होगा। दोनों एक ही लाइन के लॉन्ग है, ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन तो सेम है, दोनों एक ही लॉन्ग जा रहा है, लेकिन एक ए से बी की तरफ जा रहा है और दूसरा बी से ए की तरफ जा रहा है। तो ए से बी की तरफ वाला को अगर हम पॉजिटिव बोलेंगे तो बी से ए की तरफ वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ए बी वेक्टर बराबर माइनस ऑफ बी ए वेक्टर के बराबर होगा। ये हमारा कंक्लूजन है। तो माइनस सी ए वेक्टर किसके बराबर होगा, ए सी वेक्टर के बराबर होगा। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर किसके बराबर आ गया, ए सी वेक्टर के बराबर आ गया। तो अगर हमको सिंपली वेक्टर एडिशन करना है कि ये 2 किलोमीटर गया, ये 3 किलोमीटर गया, तो ये कितना किलोमीटर गया, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना किलोमीटर हुआ, तो हम सिंपली कौन सा वेक्टर निकालेंगे, ए सी वेक्टर निकालेंगे कि ए सी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, और मैग्नीट्यूड तो हम सिंपली बता ही देंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माने कि कोई पार्टिकल पहले ए पॉइंट पे था, माने कि कोई पार्टिकल पहले ए पॉइंट पे था और वह घूम के बी पॉइंट पे गया, ठीक है, यहाँ पे गया बी पॉइंट पे। ए से सी का डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, सी से बी का डिस्टेंस 4 किलोमीटर है। तो हमको निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ,
तो डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब हमको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा और डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने के लिए हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट आखिर हुआ कितना। तो सम निकालना पड़ेगा किसका, AC वेक्टर प्लस CB वेक्टर का, यही टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ, AC वेक्टर प्लस CB वेक्टर। अब हमको AC वेक्टर प्लस CB वेक्टर निकालने के लिए वही हमको निकालना पड़ेगा कि हमको सबसे पहले लूप में घूमना पड़ेगा। तो ट्रायंगल बना दिए, लूप में घूमेंगे तो क्या होगा, AC वेक्टर प्लस CB वेक्टर, AC वेक्टर प्लस CB वेक्टर प्लस BA वेक्टर। लूप में घूम रहा है, पहले A से C गए, फिर B, C से B गए, फिर B से A आए हैं, तो पहले B फिर A, तो BA वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो हमको निकालना है AC वेक्टर प्लस CB वेक्टर। तो AC वेक्टर प्लस CB वेक्टर कौन सा वेक्टर के बराबर होगा, माइनस ऑफ BA वेक्टर, और माइनस BA वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, AB वेक्टर के बराबर हो गया। कि माइनस BA वेक्टर किसके बराबर हो गया, AB वेक्टर के बराबर हो गया। तो AB वेक्टर का इनिशियल पोजीशन क्या था, ये था, A था, और फाइनल पोजीशन क्या है, B है, मतलब ये वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 किलोमीटर। और ये कौन सा डायरेक्शन में, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। तो यहाँ पे अगर हम ड्रा करें तो ये होता है, ऊपर होता है नॉर्थ साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। तो ये इस डायरेक्शन में है। तो कौन सा डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर हो गया, और डायरेक्शन कितना हो गया, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इसका डायरेक्शन हो गया। तो ये हो गया इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट वेक्टर। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया इस प्रॉब्लम का। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे स्पीड के बारे में। तो स्पीड क्या होता है, रेशियो होता है किसका, डिस्टेंस अपॉन टाइम का। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम के रेशियो को हम स्पीड कहते हैं। डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड। अब ये मेनली 3 प्रकार का होता है, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है कोई पार्टिकल, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन सिंपली टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जो होता है वो एवरेज स्पीड होता है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड होता है कि अगर कोई पार्टिकल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो हम कहते हैं कि वह पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। यानी कि अगर हम कह दें कि स्पीड कोई पार्टिकल का 40 मीटर पर सेकेंड है और ये चेंज नहीं हो रहा, बस 40 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, इसका मतलब वह 1 सेकेंड में कितना मीटर ट्रेवल कर रहा है, 40 मीटर ट्रेवल कर रहा है। तो हर एक सेकेंड में वो 40 मीटर ट्रेवल करेगा। तो ऐसे स्पीड को हम कौन सा स्पीड कहेंगे, एवरेज स्पीड कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। वेरिएबल स्पीड क्या होता है, वह स्पीड जिसमें पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता है। जैसे पहले 1 किलोमीटर गया 40 मीटर पर सेकेंड से, अगला 1 किलोमीटर गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पा रहा है, तो हम कहेंगे कि वह पार्टिकल वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। जैसे स्पीड रेशियो होता है डिस्टेंस बाय टाइम का, वैसे ही वेलोसिटी रेशियो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है तो हम कहेंगे कि वह पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर कोई पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे कि वह वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे।
कोई पार्टिकल का वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो रहता है उस वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। अब हम एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी रेशियो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम का। तो यह रेशियो हुआ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम का। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। आइए हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ऐसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? किसी पार्टिकल का वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में कितना है उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। हम इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। माने कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो वो जो मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है उससे हमने डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रा किया। हमने देखा कि हमको 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ मिला बेस्ड ऑन किस टाइप का मोशन वो पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है। आइए हम उन दोनों ग्राफ को डिटेल में देखते हैं। पहला ग्राफ हमको मिला इस तरह का, जिसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम लीनियरली वैरी कर रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये टाइम एक्सिस है। ठीक है, ठीक है। तो हमको निकालना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा किसी पार्टिकल का। तो हमने एक ट्रेंगल बनाया, ये ट्रेंगल बनाया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है जो कि इस ग्राफ पे है, और ये पॉइंट सी है। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, आई भी से हम रिप्रेजेंट करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, वो क्या होगा? BC बाई AC के बराबर होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा? इस केस में BC बाई AC के बराबर होगा, जो कि ना क्या है, इस ग्राफ का स्लोप है। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा किसके बराबर होता है? स्लोप के बराबर होता है। माना कि ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा क्या होगा? tan थीटा हो जाएगा BC बाई AC के बराबर। ठीक है, अगर हम ऐसा भी देखें कि BC बाई AC क्यों हुआ, tan थीटा के बराबर ही क्यों हुआ? क्योंकि ये वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम के बराबर। तो डिस्टेंस किस एक्सिस के लॉन्ग है? बाई एक्सिस के लॉन्ग। तो बाई एक्सिस के लॉन्ग, पहले ऊपर में हम बाई एक्सिस के लॉन्ग लिखेंगे, तो बाई एक्सिस के लॉन्ग BC है, तो BC बाई टाइम में क्या है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग AC है, टाइम एक्सिस के लॉन्ग AC है, तो BC बाई AC कहाँ से आया? डिस्टेंस बाई टाइम से। ऐसे भी हम इसको याद कर सकते हैं। दूसरा ग्राफ मिला इस तरह का। यह ग्राफ तब मिला जब पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था। पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था तब हमको ये ग्राफ मिला। जब पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था तब हमको इस ग्राफ मिला। अब यहाँ पे हर एक अगर कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में हमको निकाला जाए, तो यहाँ पे तो हर एक पॉइंट पे डिफरेंट हमको मिलेगा। यहाँ पे कैसे निकालेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हमको टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। मान लीजिए इस पॉइंट पे हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही हमको इंस्टेंटेनियस, माने इस पॉइंट पे हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा, टेंजेंट ये होगा, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? ये थीटा है तो tan थीटा मान ले जाए, ये A है, ये B है, ये C है, तो वही BC बाई AC इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड। सबसे पहला पॉइंट है कि एवरेज स्पीड कभी 0 नहीं होता है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकता है। कैसे और क्यों? जैसे एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? रेशियो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम के। तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट किस केस में 0 होगा? मान लीजिए कोई पार्टिकल किसी पॉइंट से स्टार्ट किया, घूम घाम के
वह उसी पॉइंट पे आ गया। तो इस केस में इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन उस पार्टिकल का सेम है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, जीरो हो गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो गया मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, और डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के कारण एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन एवरेज स्पीड क्या होगा, वह ये डिस्टेंस जितना होगा वो अपॉन टोटल टाइम कितना लगा, डिस्टेंस तो ट्रेवल किया, मूवमेंट तो ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस तो जीरो नहीं है इस केस में, तो एवरेज स्पीड भी जीरो नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस केस में जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो बराबर होगा v वेक्टर प्लस u वेक्टर बाय 2 की, यानी कि फाइनल वेलोसिटी वेक्टर प्लस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर बाय 2, जहाँ पे v वेक्टर क्या है, v वेक्टर है फाइनल, ये है फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, और u वेक्टर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के एवरेज के बराबर होगा, तो एवरेज वेलोसिटी ये होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब टाइम हो गया है आपसे विदा लेने का, आगे का कॉन्सेप्ट अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।